दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तो 2027 में, लेकिन अखिलेश यादव इस समय बेहद सक्रिय है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालात तो ये हैं कि इस समय कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दों पर हो रही है। पिछले दिनों जब रामजी लाल सुमन पर करणी सेना का अटैक हुआ, उस पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर इधर ढेर सारे नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, और ये ज्वाइनिंग बता रही है कि अखिलेश यादव की तरफ जनमत झुक रहा है। माहौल उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए क्या होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ बेहद एंटी इनकम्बेंसी है, खास करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के बीच। मुसलमानों के लिए तो उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की कार्रवाइयां की हैं, उससे तो वो बेहद खपा है। लेकिन जिन दलितों के बीच में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था और अति पिछड़ा समाज में जो उन्होंने पहुंच बनाई थी, एंटी समाजवादी पार्टी, वो पहुंच अब ढीली होती जा रही है। अखिलेश यादव बेहद रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन पर जो करणी सेना का हमला हुआ, उस करणी सेना के हमले में अखिलेश यादव डिफेंसिव नहीं होते। पहली बार ऐसा दिखाई दिया जब अखिलेश यादव जो सवर्ण वोटर है उसके सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि ऑफेंसिव खेलते हैं। रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के हमले के बाद खुल करके अखिलेश यादव ने करणी सेना को योगी आदित्यनाथ के सजातीय होने के साथ जोड़ा और ये कहा कि सत्ता के संरक्षण में करणी सेना हमला कर रही है। सत्ता के संरक्षण में करणी सेना के जरिए योगी आदित्यनाथ अपने आप को गुजराती लॉबी के सामने मजबूत दिखाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश से जो योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। लंबे समय से ये मीडिया की सुर्खियों में रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कभी भी जा सकती है, कभी भी उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है या फिर उन्हें गोरखपुर भेजा जा सकता है। बीच में तो स्थितियां यहां तक पहुंच गई थीं कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार कह दिया था कि उन्हें गोरखपुर वापस जाना पसंद होगा, यानी दिल्ली वो नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से इनकार उन्होंने कर दिया था। केशव प्रसाद मौर्य इस बीच में काफी सक्रिय रहे और वो 2017 से ही वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग फॉर सीएम। और वो बीच में तब 2017 में बीजेपी ने चुनाव जीता था, उस वक्त जब मंच पर अमित शाह ने कह दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो केपी मौर्य गश खा करके गिर गए थे। अपना ही नाम कैसे लें। और तब से मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे जो रूठी, वो ऐसी रूठी कि आज तक पकड़ में नहीं आई। 2022 का तो विधानसभा चुनाव ही हार गए, लेकिन गुजराती लॉबी के साथ अपनी मजबूती के चलते डिप्टी सीएम फिर भी बने, विधान परिषद गए। केपी मौर्य इस समय फिर से सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बेहद सधी हुई रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ को केवल और केवल एक ठाकुरवादी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। इसमें वो कितना सफल हुए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैग लगाने में अखिलेश यादव पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। और यही वजह है कि करणी सेना से दो दो हाथ करने के लिए रामजी लाल सुमन भी तैयार है, और अखिलेश यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि जो लाल कुर्ती वाले हैं, अगर हमने इनको छूट दे दी तो फिर न जाने क्या होगा। यानी सीधे तौर पर दो दो हाथ करने की तैयारी है, और ये तैयारी दरअसल योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी घोषित करने की है। और ब्राह्मण मतदाता भी, बनिया मतदाता भी, उसको भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये मैसेज दे रहे हैं कि चाहे शासन प्रशासन हो, थानों से लेकर के और डीएम एसपी तक हो, लगातार ठाकुरवाद चल रहा है।
यानी ठाकुरों की सबसे ज़्यादा, राजपूतों की सबसे ज़्यादा नियुक्तियां हैं और उनके जरिए ही पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन चल रहा है। मीडिया में वही लोग योगी आदित्यनाथ के नज़दीक हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की उस पूरे शासन और प्रशासन की मशीनरी को संचालित करने में भूमिका अदा कर रहे हैं, वो भी ठाकुर बरादरी से हैं। उनको बार बार चिन्हित करके अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बेहद कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक नैरेटिव है। नैरेटिव के बाद अखिलेश यादव की रणनीति को अगर आप देखिए, अखिलेश यादव इस समय पिछड़ों को लेकर के बेहद संजीदा है। हालांकि दलितों को लेकर के भी उन्होंने काम किया है, लेकिन वहां पर एक कमजोरी दिखाई पड़ती है कि वहां सिर्फ दो जातियों के नेताओं को ही वो तवज्जो दे रहे हैं। एक तो पासी समाज के नेताओं को, जहां उनके अयोध्या से सांसद जीत करके आए, और दूसरा जाटो समाज के जो रामजीलाल सोमानी। अभी बीच में कई नेताओं की ज्वाइनिंग भी हुई, इसमें बुंदेलखंड से आने वाले एक नेता की ज्वाइनिंग हुई, वो भी जाटो समाज से आते हैं। लेकिन नॉन जाटो और नॉन पासी पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसके पीछे वो जो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि 2027 में सामान्य 10 सीटों पर वो दलित प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की जड़ खोदने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशियों को लड़ाया था। मेरठ की सीट लगभग जीतते जीतते हार गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन अयोध्या सीट पर तो जीत हासिल की और बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इसलिए अखिलेश यादव की ये स्ट्रेटजी खास करके दलित मतदाताओं को जोड़ने की और दलितों को वापस लाने की ये काम कर रही है। दूसरा, पिछड़ों में जिस तरह से उन्होंने कुर्मी समाज को टिकट दिए, मौर्य समाज को भी लेकर के काम कर रहे हैं, पाल समाज का तो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। इस समय जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उन पर भी अखिलेश यादव ने काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपनी जाति की पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हैं। मसलन ओम प्रकाश राजभर जो राजभर समाज की पार्टी चला रहे हैं, संजय निषाद हैं वो निषाद समाज की पार्टी चला रहे हैं। इन दोनों पार्टियों और भी कई लोग हैं, जैसे नोनिया समाज, संजय चौहान हैं, वो नोनिया समाज की पार्टी चला रहे हैं। हालांकि कुर्मी समाज की भी कई पार्टियां हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, पल्लवी पटेल की पार्टी है, जो अपने एक सजातीय खेमे के भीतर ही है। अखिलेश यादव की मजबूती ये है कि यादव उनके साथ पूरा है और कुर्मी को भी उन्होंने जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है पिछले लोकसभा चुनाव और उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी। ये दूसरी मेजर जाति है पिछड़ा समाज में। कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, ये जो जाति बड़ी जाति है अति पिछड़ा समाज की, इसमें आउटरीच करने के लिए अखिलेश यादव ने अब इस समाज के नेताओं को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया है। संजय निषाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पार्टी तो उन्होंने निषाद समाज की शुरू की, लेकिन खुद सांसद, मंत्री, उसके बाद किसी का नंबर आया तो उनके बेटे का आया। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो पूरा अपनी राजनीति और अपने बेटों की राजनीति। बीजेपी ने हालांकि इसके पहले काउंटर करने की कोशिश की थी अनिल राजभर के जरिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चूंकि बहुत बुनियादी समय से राजभर समाज के बीच में काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और राजभर बहुत लड़ाका समाज है, तो उस लड़ाका जाति के भीतर ऊर्जा भरने का काम ओम प्रकाश राजभर लगातार करते रहे। लेकिन अब जबकि उनकी राजनीति एक्सपोज होने लगी है, अखिलेश यादव ने उनके ही सबसे नजदीकी नेता को तोड़ लिया है, ज्वाइनिंग कराई है, और गोमती रिवर फ्रंट पर मीटिंग करके उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम सोहेल देव जो पासी समाज के भी और राजभर समाज के भी आइकॉन माने जाते हैं कि उनकी मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति में जो तलवार होगी वो सोने की तलवार लगाएंगे। थोड़ा ज़्यादा अखिलेश यादव बोल गए, लेकिन उसके जरिए वो उस समाज के स्वाभिमान को और उसको सम्मान करने के लिए अखिलेश यादव ने ये दांव खेला है। तो राजभर समाज को जोड़ने की, यानी ओम प्रकाश राजभर अपनी जगह रहेंगे, लेकिन उनके जो वोटर है उसको निकालने की वहाँ कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसी तरह से संजय निषाद बीजेपी के साथ हैं,
तो जो निषाद जिसको कुछ नहीं मिला, जिस समाज को जिसको ठगा गया, वादा क्या किया था संजय निषाद ने कि हम आरक्षित माने एससी में कैटेगरी में निषाद समाज को शामिल कराएंगे, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। मामला थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। हालांकि संजय निषाद और उनके बेटे को बड़े बड़े पद, बड़े बड़े उनको प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उस समाज को कुछ नहीं मिला। तो वो रूठा हुआ समाज है, वो रुष्ट समाज है, वो नाराज समाज है, उससे भी अखिलेश यादव आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। नोनिया एक मजबूत समाज है, इसी पूर्वांचल का लड़ाका कौम है, और ये वो लड़ाका कौम है जिसने नमक सत्याग्रह, गांधी के नमक सत्याग्रह के पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपना आंदोलन छेड़ा, और वो आंदोलन पूर्वांचल में भी चला, बिहार में भी चला, जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर के नोनिया समाज के लोगों ने नमक बनाया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उनको जिंदा कढ़ाई में झोंक दिया। बिहार के दो बड़े नाम हैं जिन्होंने आंदोलन करते हुए अपनी जानें गंवाई। बाद में नमक का पूरा अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया, आगे चल करके गांधी के सत्याग्रह के जरिए नमक बनाने का अधिकार मिला। तो ये नोनिया समाज है, ये भी एक लड़ाका समाज है। निषाद समाज वो भी बहुत संघर्षशील समाज है, नदियों के किनारे रह करके लगातार परिश्रम के जरिए अपना जीविकोपार्जन करता है, गरीब है कहीं कहीं, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है। अगर उन तमाम जातियों को, उपजातियों को आप जोड़ लें, इसमें कश्यप है, निषाद है, बिंद है, केवट है, कहार है, ये जो तमाम जातियां जो नदी से जुड़ी हुई हैं, पानी से जुड़ी हुई हैं, वो जातियां, उनको आउटरीच करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समाज को लाने की रणनीति है अखिलेश यादव की, ये बेसिकली वही वोटर है जो बीजेपी के पाले में गया। चूंकि मायावती कमजोर हो गई इसलिए वहां था ये, मायावती के यहाँ से निकल करके, उसके पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से निकला तो मायावती के साथ गया, कांशीराम जी के मूवमेंट के साथ गया, और फिर बीजेपी के साथ चला गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ वो मिसफिट रहा। जो पिछले समाजवादी पार्टी के जो लांछन लगे समाजवादी पार्टी पर, उस वजह से वो नहीं आया। अब अखिलेश यादव ने चूंकि अपनी पार्टी की छवि को सुधारा है और अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया है कि किसी भी समाज को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सरकार में आएंगे तो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उन समाजों को दुख पहुंचे, उनके सम्मान को ठेस हो। लेकिन बीजेपी के पास केवल एक ही नुस्खा है, वो बराबर यही कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी घोषित कर दिया जाए, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को और दलित समाज को डराया जाए कि ये अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो कितना उपद्रव करेंगे, अत्याचार करेंगे। लेकिन पिछले एक साल के भीतर अति पिछड़ा समाज के 1000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। आप ट्विटर पर जाकर के खंगाल सकते हैं, और ये ज्यादातर हत्याएं जिन्होंने की, जो आरोपी हैं, वो आरोपी अधिकांश योगी आदित्यनाथ की सजाती हैं। इसलिए अति पिछड़ा समाज इस समय बेहद बेहद नाराज बताया जा रहा है बीजेपी से। हमने बात भी की ऐसे बहुत सारे लोगों से, और उनकी इच्छा अब ये है कि किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को हटाया जाए, और उसके लिए अभी विकल्प के तौर पर केवल अखिलेश यादव सामने दिख रहे हैं। तो वो समाज अखिलेश यादव के साथ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो ये जो रणनीति है अखिलेश यादव की, इसको समझ लेना कि अब अति पिछड़ा समाज, दलित समाज हमारे साथ जुड़ना चाहता है। एक पीडीओ को मजबूती देते हुए अखिलेश यादव जो इन दिनों काम कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की धड़कनें तेज होंगी, और बीजेपी की रणनीति को मात देने वाली अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब होते हुए दिख रही है। लेकिन अभी तो वक्त ज़्यादा है, और देखना होगा कि बीजेपी इसके खिलाफ कैसे कैंपेन करती है। लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश यादव का मुकाबला अगर योगी आदित्यनाथ से होगा तो अखिलेश यादव को 21 नहीं बल्कि 22 माने ये अंतर होगा लड़ाई में, और वो अंतर अखिलेश यादव को जीत दिला सकता है। और ये जो जीत है वो मायावती को भी नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस पार्टी का साथ ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के अखिलेश यादव चुनाव लड़े। कल के एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, उसके अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, नगीना से जीत करके आए हैं, निर्दलीय आप कहिए, एसपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद भी अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं रामजीलाल सुमन के मुद्दे पर। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और कांग्रेस पार्टी, ये तीन एक साथ होकर के अगर लड़ते हैं 2027 में, तो फिर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। लेकिन अखिलेश यादव की कवायद ये है
कि ये नौबत नहीं आए, माने उसके पहले ही हम अपने आप को मजबूत कर लें अति पिछड़ा और दलित समाज को जोड़ करके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।